का नाम है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। साइटेशन है केस का AIR 1955 SC 549। हुआ क्या था कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पे बुक पब्लिशिंग को नेशनलाइज कर दिया था। ये है 1955 की बात। तो होता क्या है कि उस टाइम पे दो तरीके के स्कूल चलते हैं, अभी भी उस टाइम पे भी चल रहे थे, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो बुक होता है पर्सनली वो चलता है, और गवर्नमेंट में जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है वो चलता है। तो राम जवाया कपूर जो है, इसका एक बिजनेस होता है पब्लिशिंग और प्रिंटिंग का, बुक के पब्लिशिंग और प्रिंटिंग का इसका बिजनेस होता है। तो पंजाब एजुकेशन गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री डिसाइड करती है नेशनलाइज द टेक्स्ट बुक व्हिच आर यूज्ड इन द स्कूल। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में बुक वहां पे चल रही होती है उसको नेशनलाइज करने का डिसाइड करती है। तो फॉर दैट पर्पस उसके लिए ये नोटिफिकेशन इशू करती है कि मतलब कि नोटिफिकेशन इशू करती है कि हम जो है नेशनलाइज कर रहे हैं जो टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट स्कूल में चल रही है। तो नेशनलाइज करने का मतलब ये हो गया कि जो मतलब सारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उसमें जो बुक चलेगी प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट के द्वारा, उसका रेट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और नेशनलाइज करने का मतलब हो गया है कि रेट कम हो जाएगा, जो प्राइवेट पब्लिशर होते हैं उससे कम हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडी देती है गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक को। तो अगर ये नेशनलाइज कर रही है तो प्राइवेट पब्लिशर जिस बुक को प्राइवेट पब्लिशर के बुक के रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट स्कूल का बुक चीपर हो जाएगा। और उस टाइम पे क्या होता है कि 1955 की बात है, तो उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल बहुत कम था, तो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल थे। तो होता क्या है कि जब गवर्नमेंट स्कूल का चीपर हो गया है बुक, तो प्राइवेट पब्लिशर जो उस टाइम पे बुक पब्लिश कर रहा था उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक चलेगा और वो भी चीपर दाम पे चलेगा। तो लोग प्रेफर करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में जाए और चीपर में जो मिल रहा है वही करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ही उस टाइम पे कम था। तो राम जवाया कपूर जो है प्राइवेट पब्लिशर जो था, उसका बिजनेस यहाँ से खत्म होने लगता है कि क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल नेशनलाइज कर दिए, जो बुक भी चल रहा था वो भी चीपर हो गया था। तो दो तरीके से जो है बिजनेस को खत्म किया जा सकता है, किसी के भी बिजनेस को। तो दो तरीके से बिजनेस को खत्म किया जा सकता है। यू आर गोइंग टू स्टॉप एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन ए पार्टिकुलर एरिया। तो किसी भी एरिया में जाके आप प्राइवेट प्लेयर्स के एंट्री को रोक दो, या जस्ट मेक द बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल। सो वंस द बिजनेस बिकम नॉन प्रॉफिटेबल, automatically the people will start involving themselves in such kind of business. तो अगर बिजनेस को नॉन प्रॉफिटेबल बना दिया जाएगा तो लोग खुद ही को मतलब कि जो होता है खुद ही वो अपना बिजनेस से बाहर आने लगेंगे। तो बात है यहाँ पे कि वही कि उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल ज़्यादा था नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में मतलब बुक आ चुकी थी, तो इनका बिजनेस खत्म होने लगा था। जो भी बुक आई हुई थी तो ये हो गया, गवर्नमेंट के अंदर आ गया था। और गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल उस टाइम पे बहुत कम था, तो राम जवाया कपूर का जो प्राइवेट पब्लिशिंग का काम था तो उसका खत्म हो गया वो अब। तो यहाँ पे राम जवाया कपूर को ये लॉस हो रहा है, बिजनेस खत्म होने जा रहा है उसका। तो इसके लिए राम जवाया कपूर जो है
अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने का ग्राउंड इसका ये है कि दे आर क्लेमिंग थ्रू द नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल बुक्स द पंजाब गवर्नमेंट हैज basically encroached their fundamental right which is available to them under article 19(1)(g। तो एक ग्राउंड ये बता रहा है कि आर्टिकल 19(1)(g ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसका फंडामेंटल राइट है, तो ग्राउंड जो बता रहा है ये कि रामजबाया कपूर सुप्रीम कोर्ट में आके कि आर्टिकल 19(1)(g के अंदर जो उसको फंडामेंटल राइट मिला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो एनक्रोच हो रहा है नेशनलाइजेशन करने से, स्कूल बुक्स के नेशनलाइजेशन करने से। तो आर्टिकल 19(1)(g जो है गिव्स राइट टू एवरी सिटीजन टू गेट इन्वॉल्व इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस और ऑक्यूपेशन। आर्टिकल 19(1)(g बता रहा है, देता है राइट सब प्रत्येक सिटीजन को कि इन्वॉल्व हो वो किसी भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन में। तो ट्रेड, बिजनेस या ऑक्यूपेशन की लिबर्टी जो है इंडस्ट्रीज को दी जाती है इसी के तहत। अभी मतलब ट्रेड बिजनेस जो करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स सब, तो इसी आर्टिकल के अंदर उन लोगों को मिलता है। तो फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 19(a) टू आर्टिकल 19(1)(g अगर ये निकाल लोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट, तो आर्टिकल 19(1) टू 19(1)(a) टू 19(g जो है फंडामेंटल राइट, उसका रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है 19(2) से लेके 19(6) तक। सो द रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 19(a) which is right to freedom, अगर बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) की, तो ये देता है राइट टू फ्रीडम, और इसी का रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 19(2) के अंदर। ऐसे ही बढ़ते जाता है, बी का दिया होगा आर्टिकल 19(3) के अंदर, ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो आर्टिकल 19(1)(g की जो ये बात कर रहा है कि इसका जो वायोलेट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि द गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू नेशनलाइज एनीथिंग, ये रेस्ट्रिक्शन है। और किसी भी चीज में किसी प्राइवेट प्लेयर्स को अगर अलाउ करना है, तो व्हाट वुड बी द एक्सटेंट इवन दे कैन प्रेस्क्राइब सर्टेन क्वालिफिकेशंस फॉर सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे 19(1)(g जिसकी बात कर रहा है ये मेरा वायोलेट हुआ है। सही है कि आपको मिलता है, ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन की लिबर्टी इंडस्ट्रीज को दी जाती है, लेकिन इसका रेस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि उसको नेशनलाइज कर दे किसी भी चीज को। और अगर नेशनलाइज करता है या नहीं करता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को अगर नेशनलाइज भी करता है तो उसमें एक एक्सटेंट वो लगा किस एक्सटेंट तक करेगा वो प्रिस्क्राइब करती है गवर्नमेंट। इसीलिए जैसे कि अगर हम देखें तो मेडिकल के एग्जाम में जिसका बायोलॉजी नहीं हो, जिसका 11th-12th में बायोलॉजी नहीं है, वो मेडिकल एग्जाम में नहीं बैठ सकता है। जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो इस तरीके की चीज आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पे है क्या कि सो द व्हाट बेसिकली द गवर्नमेंट कैन डू, द गवर्नमेंट कैन प्रेस्क्राइब सर्टेन educational qualification for certain position, they can nationalize certain sector, and simultaneously they can allow private players in certain segment up to the extent they want। तो किसी भी चीज को नेशनलाइज कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को किसी भी किस एक्सटेंट तक उसको लिबर्टी दी जाएगी, इसका भी वो कर सकती है। तो उसके बाद हाँ केशव, मेरे साथ ना मतलब कि मेरे बड़े पापा भी केस सुन रहे हैं, तो तुम थोड़ा हिंदी में बता दो ना यार, थोड़ा थोड़ा। नहीं मत ठीक है, समझ रहा हूँ। हाँ, तो वही
समझ रहा हूँ, हाँ समझ हाँ, वो तो तो ये, समझ में आ रहा है उनको, है ना? ठीक है, चलो। हाँ, हाँ ओके। इसी कुछ चीज को जो है ना वही रिपीट कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर दे रहे हैं, हिंदी में भी कर दे रहे हैं। नहीं ठीक से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे वही बेसिकली गवर्नमेंट कर सकती है क्या कि गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ सर्टेन पोजीशन के लिए। वही चीज है जैसे कि मेडिकल एग्जाम के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसको 11th-12th में बायोलॉजी होना ही चाहिए। अगर किसी को लॉ प्रैक्टिस करना है तो उसको लॉ ग्रेजुएट होना ही चाहिए। वही चीज बता रहा है कि गवर्नमेंट क्या है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकती है सर्टेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी सर्टेन पोजीशन के लिए। तो वो नेशनलाइज कर सकती है कुछ सेक्टर को, और साथ ही साथ वो अलाउ कर सकती है प्राइवेट प्लेयर्स को कुछ निश्चित सेगमेंट में कि आप इतने तक आप कर सकते हो। जैसे कि अभी रेलवे में जो है, रेलवे में गवर्नमेंट का है, लेकिन कुछ चीज में जो है प्राइवेट प्लेयर को दे रखा है इसने। जैसे कि हमारे स्टेशन पे जो है टिकट काटने का दे दिया है प्राइवेट प्लेयर को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रेलवे गवर्नमेंट को ही बेच दिया गया है। कुछ सेगमेंट में दिया गया है उसको, थोड़ा सा एक पार्ट उसको दे दिया गया कि आप ये चीज करो। वही रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे 19(1)(g जिसकी बात ये कर रहा था कि ये उसको है अवेलेबल। तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, अगर उसका देने का मन होगा तो 19(1)(g का रेस्ट्रिक्शन 19(1)(6) में है। ठीक है, जो अगर जैसे कि अगर देखना चाहे तो 19(1)(a जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, तो इसका ये जो है 19(1) में दिया गया है रेस्ट्रिक्शन। इसका रेस्ट्रिक्शन ऐसे देख लो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, किसी भी जजमेंट के को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी जज के अगेंस्ट में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। कोई मूवी अगर रिलीज करनी है तो उसके लिए एक सिनेमेटोग्राफी एक्ट आया है, तो उसमें सिनेमेटोग्राफी एक्ट में जो है सेंसर बोर्ड बनाया गया है। सेंसर बोर्ड अगर उस मूवी को पास करती है तभी वो मूवी चलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी मूवी रिलीज कर मतलब कि प्रिपेयर कर लो और उसको आप चला दो। तो इसी तरीके से फ्रीडम दिया गया है लेकिन उसका रेस्ट्रिक्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पे रामजवाय कपूर जो कह रहा है कि हाँ, दूसरा इसका ये था कि ये बता रहा है कि ये जो किया गया है आपने किया है नोटिफिकेशन के द्वारा। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा ये नेशनलाइज कर रही थी ये बुक्स की पब्लिशिंग को, बुक्स को, टेक्स्ट बुक जो चलता है गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये रामजवाय कपूर कर रहा है कि इसका ये फंडामेंटल राइट जो है जो अवेलेबल था वो वायोलेट हो रहा है। तो वो चीज यहाँ पे इसका नहीं ये मतलब गलत हो जा रहा है इस तरीके से। तो ये बता रहा है कि हाँ वो चीज हो गया। यहाँ पे जो फिर ये बोल रहा था कि रामजवाय कपूर की ये जो पंजाब गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से जारी कर रही है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 19(1)(g में जो है एक चीज और क्या होता है कि अगर तुम ये आर्टिकल 19 को पढ़ोगे तो उसमें लॉ वर्ड यूज किया है, और आर्टिकल 15 को पढ़ोगे तो उसमें प्रोविजन यूज किया हुआ है। तो अगर जिस आर्टिकल में ये या जिस लेजिस्लेशन में लॉ यूज किया रहेगा तो उसको क्या है आप किसी नोटिफिकेशन या किसी तरीके से आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको लेजिस्लेशन बना के ही आप उस चीज को लागू कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 15 में जो है प्रोविजन यूज किया गया है, तो जहां जिस आर्टिकल में प्रोविजन यूज किया गया है वहां पे बिना किसी लेजिस्लेशन के, बिना प्रॉपर लेजिस्लेशन के भी वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने या नोटिफिकेशन किसी भी तरीके से कर सकती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है रामजवाय कपूर कि यहाँ पे लॉ जो यूज हुआ है इसलिए आप नोटिफिकेशन से नहीं कर सकते हो।
आपको यहाँ पे कोई लॉ लाना था, तो जो कि तो आपका मेथड जो है नेशनलाइज करने का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 19 में लॉ की बात कर रहा है तो आपको कोई लेजिस्लेशन लेके आना था। इसका एक एग्जांपल जैसे कि वो बताया कि आर्टिकल 15 में जो है वो प्रोविजन की बात कर रहा है, तो प्रोविजन अगर ये रहता है इसमें, तो प्रोविजन रहता तब आप नोटिफिकेशन से कर सकते हो। आर्टिकल 19 में लॉ है और आर्टिकल 15, 3, 4 ये सारा जो है इसमें प्रोविजन की बात है। विधान का आर्टिकल है। अच्छा। एक ये ऑब्जेक्शन हो गया। दूसरा इसका ऑब्जेक्शन फिर था रामजबाया कपूर का कि गवर्नमेंट जो है बिजनेस नहीं कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट the government is doing business, so here in this case, हाँ, आर्टिकल 19 लॉ, आर्टिकल 15 प्रोविजन। हाँ, तो गवर्नमेंट जो है बिजनेस नहीं कर सकती है, इसका ये कहना है। और अगर गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर सकती है तो ये जो नेशनलाइजेशन कर रहा है मतलब बुक्स का ये मेथड फिर से जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बात आती है यहाँ पे कि क्या गवर्नमेंट बिजनेस कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है कि the curtailment of fundamental rights through notification that is permissible under इतना आर्टिकल 19(6) और नॉट। तो एक जो ये बात कर रहा था उस टाइम पे कि ये जो नोटिफिकेशन से लेके आ रही है, क्या इसको मतलब क्या सही में इसका फंडामेंटल राइट यहाँ पे कर्टेल हो रहा है या नहीं, और ये जो बता रहा है कि गवर्नमेंट बिजनेस ही नहीं कर सकती है, क्या ऐसा है। तो बात यहाँ पे है कि जिसको फंडामेंटल राइट बता रहा है पिटिशनर रामजबाया कपूर, क्या वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे obviously that is not a fundamental right, so if the government is trying to control through the notification, that is not the problem, but if that is a fundamental right, then through notification whether that can be restricted or not. अगर फंडामेंटल राइट है नहीं है तो गवर्नमेंट जो ट्राई कर रही है नोटिफिकेशन के थ्रू, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट उसकी है तो क्या ये नोटिफिकेशन के थ्रू किया जा सकता है या नहीं, बात यहाँ पे ये कर रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि आर्टिकल पहला जो इसका एक बिजनेस कर सकती है कि नहीं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि देयर इज वन आर्टिकल in the constitution and that is article 298 and it expressly gives permission to get involved itself into different kind of business activities। तो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि आर्टिकल 298 जो है एक्सप्रेसली परमिशन दे रहा है बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए। तो यहाँ पे ये जो बता रहा है कि बिजनेस ही नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो इसका यहाँ पे ये भी गलत हो रहा है। और गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करेगी तो कैसे मतलब देश चल पाएगा। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा खर्चा है, तो उसका इनकम का सोर्स क्या होगा। तो बात यही है, सो इफ द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अर्न देन हाउ विल दे स्पेंड द मनी। सो आर्टिकल 298 परमिट्स गवर्नमेंट whether the central or the state government to get involved themselves into different kind of commercial or business activities, so government can do this। तो यही है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा, क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट भी हैं, वेलफेयर स्टेट की बात जरूर आनी चाहिए। तो वेलफेयर स्टेट है तो हम लोग खर्चा करते हैं लोगों पे एक्स्ट्रा भी, जहाँ पे लोग दबे कुचले हैं उनको भी हम लोगों को देखना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम
तो कहाँ से वो अर्न करेगी? तो अर्न करने का वही है, इसका रेवेन्यू टैक्स इस तरीके से कर सकती है, और रेवेन्यू टैक्स से करेगी और कुछ बिजनेस भी कर सकती है। तो पहला जो इसका आर्गुमेंट था कि ये अभी वाला कि बिजनेस नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं इस केस में जो है एग्जीक्यूटिव पावर को डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर। तो इसमें बात करेंगे, अगर देखो जैसे कि उस टाइम पे कोविड क्राइसिस आई थी, तो अगर कोई लॉ वहां पे नहीं होता लॉकडाउन लगाने के लिए, तो वहां पे क्या होता? गवर्नमेंट ऐसे छोड़ देती मरने आदमी को। लेकिन ये अलग बात है कि उस टाइम पे थी लॉ। तो if there is no corresponding legislation, government will call both session of parliament, pass the bill, then तो वही बात है कि अगर ऐसा कोई लॉ नहीं होता है तो गवर्नमेंट दोनों सेशन मतलब सेशन को दोनों सेशन को पार्लियामेंट के दोनों सेशन को बुला के बिल पास करेगी। तो ये क्या है कि ये बहुत ज्यादा लंबा समय लेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेशन को बुलाओ, ये करो, तब तक में तो बहुत सारे लोग कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। So the government always have certain kind of power which is known as their executive power, and that is also sometimes called as power of the government of different types of policy making। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट के पास कुछ निश्चित तरीके का एग्जीक्यूटिव पावर होता है, और ये इसको हम गवर्नमेंट का पावर भी बोलते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होता है पॉलिसी बनाने के लिए। जैसे कि अगर देख लो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है देश में, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बन गया वो बात अलग है, लेकिन अगर वैसा कुछ एक्ट नहीं है तो उसको रोकने के लिए क्या सरकार कुछ ना कुछ तो लाएगी, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर में वो लेके आएगी इस चीज को। हमारा जो है गवर्नेंस का मॉडल जो है, द मॉडल ऑफ द गवर्नेंस इज वेरी ब्रॉड, where not only the role of the government is important, role of the executive is important, but role of legislative and judiciary is equally important, because they all are the part of the good governance। तो गवर्नेंस की अगर बात करते हैं तो हम लोग जैसे सोचते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है वही इसको हैंडल करेगी। तो गवर्नेंस के लिए एग्जीक्यूटिव की भी जरूरत है, लेजिस्लेचर की भी जरूरत है, जुडिशियरी की भी जरूरत है। और एक चीज जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सिटीजन का भी रोल जो है इम्पोर्टेंट है गुड गवर्नेंस के लिए। हमारे यहाँ सिटीजन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोज नहीं की जाती है। So that is up to you that whether you are going to perform your duties or not। तो हमारे ऊपर जो है कोई नहीं है, लेकिन सिटीजन का भी सिटीजन भी इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब हिस्सेदारी निभाता है गुड गवर्नेंस के लिए। तो गवर्नेंस के लिए जो यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियरी पावर। जुडिशियरी पावर अगर देख लें तो जुडिशियल पावर, तो जुडिशियरी का ये है कि लॉ डिफाइन करेगा, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना। लेजिस्लेचर का है कि लेजिस्लेट करेगा लॉ को, किसी भी लॉ को। तो इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का काम वहां पे थोड़ा सा हम बात कर चुके हैं। तो अब आते हैं, सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट जो है ट्राई कर रहा है एग्जीक्यूटिव पावर के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है कि इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस यू जस्ट रिमूव द रोल ऑफ जुडिशियरी, just remove the role of the legislature, whatever is left that is the role of executive। तो गवर्नेंस में जो है, पूरे गवर्नेंस में जो पार्ट जुडिशियरी का है उसको हटा दो,
जो पार्ट लेजिस्लेचर का है उसको हटा दो, और जो पार्ट बच रहा है वो पार्ट जो है, वो रोल जो है वो एग्जीक्यूटिव का रोल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर का प्रिसाइज रोल अलग कर दो, जुडिशियरी का प्रिसाइज रोल अलग कर दो, तो जो कुछ भी बचेगा वो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर मानी जाएगी, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव पावर में आएगा पॉलिसी मेकिंग, इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इनिशिएशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इस तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यही कह रहे हैं, विद इन द लिमिट ऑफ the constitution and within the rest of the existing legislation, the executive is allowed to do anything। तो एक चीज ये भी बोल रही है कि लिमिट में किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में, और जो रेस्ट एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उसके लिमिट से बाहर नहीं जाना है, उसके लिमिट में रह के आप किसी भी चीज को एग्जीक्यूटिव पावर में अलाउ कर सकते हो। तो दे आर अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ फंक्शन which is in the general public interest, national interest, and to make any kind of policies, any kind of executive order or any kind of notification also। तो गवर्नमेंट को जो है अलाउ किया जाता है किसी भी तरीके का फंक्शन करने के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, नेशन के इंटरेस्ट में हो। तो किसी भी तरीके का पॉलिसी बना के कर सकती है, किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बना के कर सकती है, या किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जारी करके कर सकती है। They can do everything, there is only one rider and the rider is the parameters of the constitution and the parameters of the rest of the legislation। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन राइडर वही है, कॉन्स्टिट्यूशन का पैरामीटर और जो रेस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन एग्जिस्टिंग है उसका पैरामीटर। सो दे कैन नॉट टेक एनी एडिशनल पावर which is not guaranteed them through the constitution or through any other legislation। तो वो कोई वैसा एडिशनल पावर नहीं ले सकती है जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन या इसके द्वारा नहीं दिया गया है। तो फॉर दैट पर्पस दे अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए आपको अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आपको लेजिस्लेशन में नहीं दिया गया है, या अगर पैरामीटर आपका ये हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर से बाहर आप जा रहे हो या एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन के पैरामीटर से बाहर जा रहे हो, तब आपको मतलब अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। बट विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द एम्बिट ऑफ existing legislation, they can make any policy and that is the executive power of the state। तो वही है कि लिमिट में आप कर सकते हो, अगर लिमिट से बाहर जाओगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो बात यहाँ पे यह है कि अगर सरकार पॉलिसी से सब कुछ कर सकती है तो लेजिस्लेशन लाती ही क्यों है। तो इसमें आर्टिकल 73 आता है, और आर्टिकल 73 आता है सेंटर के लिए, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और आर्टिकल 154 आता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 73 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट और द यूनियन इज को एक्सटेंसिव विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द, अच्छा ये वाला, दे कैन डू एवरीथिंग देयर इज ओनली वन राइडर। तो इसमें यही है कि ये गवर्नमेंट जो है कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक राइडर है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर से बाहर नहीं जा सकते हो, और जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, जो कुछ लेजिस्लेशन आ चुका है, उसके पैरामीटर से बाहर जाके आप नहीं बना सकते हो लॉ। अगर इससे बाहर जाके आप कोई लॉ बना रहे हो, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सो दे can not take any additional power which is not guaranteed them through the constitution or through any other legislation। For that purpose they amend the constitution। लेकिन वही बात है कि आप उसके बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाते हैं तब। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर में आप कोई भी पॉलिसी ला सकते हो,
तो लेजिस्लेशन का मतलब ही क्या रह गया है? अगर सरकार पॉलिसी से सब कुछ कर ही सकती है, हाँ बात है कि विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या विद इन द एम्बिट ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन आप कुछ भी कर ही सकते हो, तो लेजिस्लेशन लाती ही क्यों है सरकार? तो यहाँ पे आर्टिकल 73 और आर्टिकल 154 की बात होती है। तो आर्टिकल 73 जो है सेंटर की बात करती है, सेंट्रल, तो पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करती है आर्टिकल 73, और आर्टिकल 153 जो है स्टेट गवर्नमेंट की बात करती है, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट और द यूनियन इज को एक्सटेंसिव। आर्टिकल 73 का है ये कि executive power of the state or the union is co-extensive with the law making power of the parliament or the state legislature। इसमें यही है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट और यूनियन का को-एक्सटेंसिव है विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन द लेजिस्लेचर। इसका मतलब यही है कि एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ, एग्जीक्यूटिव पावर वहां तक एक्सटेंडेड है जहां तक लेजिस्लेशन बना सकता है। आर्टिकल 73 ये चीज बता रहा है। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जहां तक लॉ बना सकता है, तो एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंसिव है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। तो क्या एग्जीक्यूटिव डजंट नीड लेजिस्लेचर? क्या एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं है? या इंडियन गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस की जो बात होती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो क्या एग्जीक्यूटिव है तो लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं है? तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है, वो किसी ना किसी हाउस का भी मेंबर होता है, या कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, वो किसी भी न किसी हाउस का मेंबर होता है। सो दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो ये यहाँ पे क्या है, ये जो होते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है। तो बिसाइड द प्रोसीजर टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू पास अ बिल, यहाँ पे अब बात हो रही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, तो जब हम अमेंडमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो अमेंडमेंट जो होता है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को छोड़ के अगर सिंपल कोई बिल पास करना होता है, तो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। और हमारी सरकार जो बनती है, वो भी सिंपल मेजोरिटी में यही है 50% + 1% एंड वोटिंग। और अगर नॉर्मल अगर कोई सरकार में है, अपना उसको बहुमत साबित करना है, तो वहां पे क्या होता है कि लोकसभा में भी टोटल 50% + 1 सीट चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे यही बात होती है कि दोनों बराबर है। अगर कोई सरकार में है तो वो कोई भी बिल लाएगी तो उसका पास होना ही होना है। वो एक दूसरा चीज है कि हाँ, राज्यसभा में जाके अटक सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि राज्यसभा में जो गवर्नमेंट है, ये अपनी जो गवर्नमेंट है उसको राज्यसभा में नहीं रहता है मेजोरिटी, तो वहां पे बिल अटकती है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल अगर बिल पास करने की बात होती है, तो सीधे तरीके से अगर देखें तो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कर सकते हैं, और सरकार बहुमत में है, इसका मतलब वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करवा सकती है। और अगर सिंपल मेजोरिटी से बिल नहीं पास करवा पाती है, तो इसका मतलब हो जाता है कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है, जो कि एसआर बोमई के केस में हुआ था। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हुई थी। फ्लोर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो राजभवन में नहीं, फ्लोर पे होना चाहिए। फ्लोर पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मतलब कि है कि नहीं, मतलब आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार में है आराम से बिल पास करा सकती है लोकसभा में। लेकिन गवर्नमेंट का जो है फ्लोर मतलब कि जगह पे, मतलब कि हाँ, लोकसभा में वहां पे जो होता है, जो लोकसभा बना हुआ है अपना संसद भवन, उसमें आपको पास करवाना पड़ेगा।
जैसे राजभवन में डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा कि नहीं तो नहीं, हाँ लोग, हाँ हाउस। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे राज्यसभा में मेजोरिटी में तो रहती नहीं है हमेशा। तो होता क्या है कि लोकसभा में जो है हमारे पास डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल आते हैं, लेकिन राज्यसभा में इनडायरेक्टली पीपल आते हैं इलेक्ट होकर। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड, though that is a permanent house, but if the Rajya Sabha is able to control Lok Sabha, then in that circumstances, those who are going to be elected indirectly, they are going to regulate those who are going to elected directly by the people of India. तो ज्वाइंट सेशन लेके आएगी, अगर राज्यसभा में इसका मेजोरिटी नहीं है तो बिल अटक सकता। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोकसभा में तो आप करवा लेते हैं पास, लेकिन राज्यसभा में जाके आप नहीं करवा पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल को रेगुलेट कर रहे हैं इस तरीके से अगर देखा जाए तो। जबकि हम तो इलेक्ट किए हैं यहाँ पे, इसको डायरेक्ट इलेक्ट किए हैं, वो तो इनडायरेक्ट इलेक्ट किया गया। सो दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि हम डायरेक्ट जिसको इलेक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे चल नहीं रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्ट जो हो रहा है वो इसको रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये इसके अगेंस्ट में है। इसलिए ही जो है लोकसभा और राज्यसभा के नंबर में डिफरेंस है। राज्यसभा में कम संख्या होता है, लोकसभा में ज्यादा संख्या होता है। तब उस टाइम पे क्या होता है, लोकसभा जो है सिंपल बिल को जो है गवर्नमेंट क्या करती है, ज्वाइंट सेशन बुला के पास करा लेती है। तो मतलब यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट को जो है पास करवा सकती है बिल को। लेकिन एक चीज और यहाँ पे बात आ रही है कि क्या अपोजिशन पार्टी जो होती है उसकी कोई नीड नहीं है, अगर लोकसभा में मतलब गवर्नमेंट बिल पास करवा लेती है ज्वाइंट सेशन बुला के भी, तो अपोजिशन का जो है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरत है। इधर जो है बहुत सारा बिल डायरेक्ट यूं ही पास हो जा रहा है, बकेट या बास्केट कुछ यूज होता है कि लास्टली जब कुछ टाइम के बाद नहीं होने लगता है तो सबका ये बकेट में डाल देता है, उसके बाद उसका करवा लेता है पास। तो अपोजिशन इसलिए रहता है कि हेल्दी डिस्कशन के लिए कोई भी अगर बिल लेके आ रही है तो मतलब ये उसके अपोजिशन में कुछ लोगों के फेवर के लिए, क्योंकि अपोजिशन भी तो लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। तो वो उसके फेवर में या उसका जो मतलब कि जो कुछ उस बिल में गलत दिया गया है उसके बारे में ये क्वेश्चन कर सकें, इसके लिए अपोजिशन का भी रहना जरूरी है। तो क्या एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं है, वो चीज अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, जबकि एग्जीक्यूटिव सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 73 था 154 था उसका हम देख ही चुके हैं। तो सर्टेनली जो है मतलब कि पॉलिसी को एक्ट बनाया जाता है, पीपल अपनी राइट को। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिल जो मतलब कि वहां जो बात हो रही थी कि बहुत सारा पॉलिसी को कई बार होता है कि एक्ट बना दिया जाता है। पहले वो पॉलिसी रहता है जिसको कि बोलता है कि बाद में इसको एक्ट बना देंगे, बिल ला के ये करेंगे। तो एक्ट बनाया जाता है, इसीलिए ये दूसरी चीज है थोड़ी सी, मतलब यही कि कोई भी पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट, अगर बढ़िया चला तो बिल ला के उसको एक्ट बना दिया। अगर एक्ट बना देता है तो उसको उसका उस पे यही है कि वो अगर एक्ट बन जाता है तो सिटीजन जो है अपना वो राइट क्लेम कर सकता है इस पे। पॉलिसी पे वैसा कुछ नहीं रहता है सिटीजन के पास राइट क्लेम करने का। तो इसके तो सुप्रीम कोर्ट आगे एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब फिर से समझा रही है कि ओवरऑल गवर्नेंस का जो रोल है वही फिर बोल रही है कि जुडिशियरी के पावर को कम कर मतलब कि जो हटा के या लेजिस्लेचर को पावर के को हटा करके व्हाट एवर इज लेफ्ट दैट इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव पावर। So in the while exercising executive power, they can issue
by laws, rules, regulation, notification, even the यहाँ मतलब कि उसको छोड़ के अपना ये कर सकती है, लॉ ला सकती है, रूल ला सकती है, रेगुलेशन ला सकती है, नोटिफिकेशन ला सकती है। और एक चीज हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेज में ऑर्डिनेंस लेके आती है, जो कि उसका लेजिस्लेटिव पावर होता है एग्जीक्यूटिव का वहां पे। 12:30 तो उसके बाद 12:30 तो यहाँ पे है कि हाँ तो कर सकती है, वो हो ही गया। तो गवर्नमेंट जो है वो जो बोल रहा था कि मतलब कि नोटिफिकेशन से नहीं कर सकती है, फंडामेंटल वायोलेट कर रहा है, तो यहाँ पे उसका यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है नेशनलाइज कर रही है। इसका मतलब है कि पब्लिशर जो है बुक को होता क्या है कि अगर कोई भी पढ़ाने वाला अ, एक दूसरे खुद से मतलब कि पढ़ाने किसी पब्लिशर का अगर बुक ग्रुप किसी को बनाना प्रिस्क्राइब करना है, चाहे हम ही ग्रुप स्टडी प्राइवेट चलाएं या गवर्नमेंट चलाएं, तो पब्लिशर को बुला के उसके बुक का कंटेंट मांगते हैं, और उसका जैसे कि गवर्नमेंट का अगर है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको अप्रूव करती है। उसके बाद उसको अप्रूव करती है, तब उसको लाया जाता है। उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम कभी कभी जो है प्रिंटिंग को आउटसोर्स कर देती है गवर्नमेंट, कि मतलब आप ही कर दो प्रिंट, लेकिन वहां पे पैसा जो है जाता है मतलब कि अधिक पैसा खर्च कर देती है गवर्नमेंट पब्लिशर को अगर दे रही है प्रिंट करने के लिए। तो कुछ में क्या होता है कि कंटेंट को मतलब कि खुद से ही करती है प्रिंट, सरकार खुद भी करवाती है, तो वही किताब जो है सब्सिडाइज रेट पे स्टूडेंट को मिलती है। तो यहाँ पे वही बात होता है कि सब्सिडी देती, मतलब सरकार देती है गवर्नमेंट को। तो वहां पे जो ये बोल रहा है कि राम जबाया कपूर की कि मतलब कि ये उसका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, बिजनेस नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर राम जबाया कपूर को मतलब गवर्नमेंट को अगर मंगा रही है बुक के कंटेंट को देखने के लिए, तो राम जबाया कपूर के बिजनेस को हम वायोलेट नहीं कर रहे हैं। आप अपना बुक लेके जा सकते हैं पब्लिशर, और वो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, या प्राइवेट स्कूल एक्सेप्ट करती है या नहीं। जैसे कि प्राइवेट स्कूल के पास पब्लिशर जाता है कि मेरे बुक को चलाओ, अगर उसके सिलेबस के अनुसार उसका बुक मतलब कि उसके बुक में वो कंटेंट रहता है तो वो चलाता है, नहीं रहता है तो नहीं चलाता है। तो यहाँ पे वही है कि पब्लिशर क्लेम नहीं कर सकता है कि यही बुक चलेगी, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, ये अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा जो उस अथॉरिटी में है। तो यही सब चलता है। तो वही बता रहा है सुप्रीम कोर्ट की जिस राइट को आप फंडामेंटल राइट कह रहे हो वो आपका फंडामेंटल राइट है ही नहीं। सरकार अपना कर सकती है, आपका अपना राइट है कि आप जाओ लेके प्रिंटिंग, मतलब कि अगर एक्सेप्ट करना होगा तो वो करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। तो यही हुआ कि वो इसके पहले जो नोटिफिकेशन वाली हो ही गई थी कि तो नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म किया है, ये फंडामेंटल राइट आपका कर्टेल नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में, या मतलब कि जो होता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट में, जो गवर्नमेंट के पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट का मन हुआ तो वो नेशनलाइज करके उसके लिए ये उसके वेलफेयर के लिए कर रही है। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है। बस इतना था। हाँ बोल लो रोहित, खत्म है। हाँ हाँ वो अरे मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो बात बोली गई थी कि आर्टिकल 19 में लॉ लिखा हुआ है, तो उस वर्ड के लिए एक कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट का आया था इसके रिगार्डिंग कि ये लॉ लिखा हुआ है, लेकिन सॉर्ट ऑफ मतलब समझ रहे हो ना क्वेश्चन कहने का मतलब। हाँ इसमें क्या है ना नियम कि अगर लॉ लिखा हुआ है उसमें, तो आप उसको किसी लेजिस्लेशन से ही मतलब ये कर सकते हो, ओके, तो यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन बोला से नहीं कर सकते हो।
हाँ, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव भी लेगिस्लेशन ही का काम करता है, तो उसको मतलब डू अवे करता है ना। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट में या इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट। ओके, थैंक यू। तो इस केस में अगर सबसे बेहतरीन चीज अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर को बड़े अच्छे तरीके से बताया है ये। एग्जीक्यूटिव पावर में यही बताया कि जुडिशियरी का जो है रूल और लेजिस्लेचर का जो पावर है, जुडिशियरी का पावर, लेजिस्लेचर का पावर जो है, उसको छोड़ के उसके बाद जो बचता है मतलब कि पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो परफॉर्म कर सकती है नेशनल इंटरेस्ट में, बट विद इन द एम्बिट ऑफ मतलब कि विदाउट वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या विदाउट द वायोलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। बिना जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, जो अभी चल रही है लेजिस्लेशन, उसको वायोलेट किए, और बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के को राइट किए, मतलब वायोलेट किए हुए। केशव एक बार डिसीजन बताना तो फिर से। डिसीजन इसमें जो उसका था एक दो चीज की, वो तो पहली बात बोला था कि बिजनेस गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो उसका बता दिया कि आर्टिकल 298 के थ्रू बिजनेस का इसको है राइट, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं करेगी तो गवर्नमेंट चलाएगी कैसे देश, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा करने के लिए बहुत चीज है, तो इसका सोर्स ऑफ इनकम भी तो होना चाहिए गवर्नमेंट का कुछ, तो बिजनेस कर सकती है। दूसरी बात इसकी थी क्या कि आर्टिकल 19(6) जो है इसका वायोलेट हो रहा है, नोटिफिकेशन के थ्रू कर रहा है, तो नोटिफिकेशन के थ्रू कर रहा है, तो अगर जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर है इसका, नेशनल इंटरेस्ट में ये कर सकता है। और आप जो कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट जो वायोलेट हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट आपका कहाँ वायोलेट हो रहा है? आपसे कोई ये नहीं मतलब लिया जा रहा है कि अगर कोई भी पब्लिशर किसी अपने बुक को अगर चलवाना है कहीं भी, तो किसी के भी पास जाएंगे, अगर हम ही कोई बुक बना मतलब लिख रहे हैं, तो अगर हमको कोई बुक को किसी स्कूल या किसी गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे लेके, अगर गवर्नमेंट मंगा रही है बुक को, तो बुक का कंटेंट वो देखेगी, अगर उसके सिलेबस के अनुसार उसको लगेगा तो वो चलाएगी। तो ये इस पे पब्लिशर का के कंट्रोल में थोड़ी है कि वो जो बोलेगी वही चलेगा, वो तो अथॉरिटी के अंदर है, उसके मन पे है कि वो चलाएगा या नहीं चलाएगा। तो इसमें ये हुआ था कि सरकार जो था, पंजाब गवर्नमेंट उस टाइम पे, जैसे बजट वगैरह में होता है ना कि कुछ सैंक्शन रहता है बंधा हुआ कि अथॉरिटी जो जिस अथॉरिटी को चाहिए, रेलवे अथॉरिटी चाहे जिस अथॉरिटी को चाहिए, तो वो अपना इतना बजट भेजता है कि इतना इतना हमको चाहिए, तो वो उसके बाद फिनांस मिनिस्टर के पास जाता है अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू। तो वही यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू लाई थी कि हम इसको नेशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ये वेलफेयर स्टेट है इंडिया, यहाँ पे जो नहीं पढ़ सकता है उसके लिए तो कुछ किया ही जाएगा ना। तो यही है, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुछ बोलो। हो गई क्या? सोई तो नहीं होगी? हम्म। क्या तुम्हारा कुछ छूट रहा था क्या आगे से, या बीच में पता चल गया सब कुछ? नहीं नहीं, हो गया कंप्लीट। हाँ, स्टार्टिंग में यही होता। हाँ कृष्णा, ये जो हाँ लास्ट में तुम जो बोले ना, वो वायलेशन वाला बात, मतलब कि वो पब्लिशर को दिखाएगा, ये क्या था? मतलब थोड़ा कर सकते हो क्या, बता सकते हो क्या? हाँ, देखो जैसे कि हम पब्लिशर हैं, तो ये मेरा राइट थोड़ी है कि हम जो बुक चाहेंगे वही चलेगा, नहीं, वो तो ये तो अथॉरिटी डिसाइड करेगा। वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी। ये जो आप बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट मेरा वायोलेट हो रहा है, कहाँ वायोलेट हो रहा है? आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है।
आप कोई और बुक भी छाप सकते हो मतलब कुछ। आप बुक छापो, आप छाप सकते हो, आपके छापने पे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो बस ये बोल रहे हैं कि जो बुक गवर्नमेंट के पास आ चुकी है उसका नेशनलाइज कर दिए हैं, और जो बुक मतलब हम प्रिस्क्राइब कर दिए हैं वो सस्ते दाम पे बिकेगी बुक। अगर आपको पब्लिश करना है बुक तो आप किसी और को जाइए या गवर्नमेंट के पास ही लेके आइए, तो आप गवर्नमेंट आपको देगी। गवर्नमेंट आपको देगी, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने दाम में ये इसको देगी। गवर्नमेंट तो ये भी करती है कि जब पब्लिशर आता है तो प्रिंटिंग का भी उस टाइम पे दे देता है, कभी कभी ये खुद से ही प्रिंट करती है। नेशनलाइजेशन मतलब हुआ क्या, मतलब कि इन द सेंस कि हाँ, नेशनलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि मतलब इसका जो है किसी भी चीज का अगर नेशनलाइजेशन हो जाता है तो वो सरकार के अंदर में आ गया, सरकार उस पर कमांड करती है। तो जिस चीज का नेशनलाइजेशन हो जाता है और चीज के एक्सेप्ट में उसका दाम कम हो जाता है। जैसे कि रेलवे का नेशनलाइजेशन है, ठीक है। बैंकिंग बैंकिंग का भी नेशनलाइजेशन है, लेकिन वो अंडर रेगुलेशन में है गवर्नमेंट हाँ, के। ओके। देखो जैसे कि तो यहाँ जिस बस का गवर्नमेंट की बस जो चलती है उसका रेट कम होता है, ठीक है। क्या चल रहा है अगर अभी? उसी रोड पे प्राइवेट बस चलाना चाहे तो चला नहीं पाएगा। नहीं नहीं मेरा कहने का यहाँ पे यही तात्पर्य था कि मतलब कि अगर खत्म हो गया क्या केस यार? हाँ हाँ, खत्म हो गया। हाँ, एक नेशनलाइजेशन हो गया बुक का, मतलब इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, जो भी बुक आ चुकी है और उसको वो हाँ कम दाम में बेचेगा जितना उसका मन करे, सब्सिडाइज हाँ, होगा, उतना। यही। ओके। हाँ, बस उसका मन। क्लियर करना था कि यही चीज़। हाँ, बस यही है कि गवर्नमेंट कर रही है नेशनलाइजेशन, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जिस बुक को चाहेगी चलाना, जो उसको सिलेबस डिसाइड करना होगा वो गवर्नमेंट करेगी, और कितने दाम में बेचना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब पब्लिशर कुछ भी आके लेके आ जाएगा कोई भी, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे, तो गवर्नमेंट अपना नेशनलाइज कर ली है, यही है। इसके पीछे भी एक केस में नेशनलाइज किया गया था, कोल वाला किया गया था नेशनलाइज, उसमें भी था ये, वेस्ट बंगाल वाले में, उसमें केस लेके आया था वो। तो नेशनल इंटरेस्ट में कुछ चीजें की जाती है। हुआ तो वही हुआ था कि रामजबाया कपूर बिजनेस करता है पब्लिशिंग प्रिंटिंग का, तो यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट इसको कर देती है अपना नेशनल, गवर्नमेंट स्कूल में जो टेक्स्ट बुक चलता है उसका नेशनलाइज कर देती है, तो कम दाम में बिकने लगता है बुक। तो ये रामजबाया कपूर का बिजनेस यहाँ पे खत्म होने लगता है। 1955 की बात है, प्राइवेट स्कूल उस टाइम पे था नहीं, तो गवर्नमेंट के स्कूल ज्यादा था, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट का बिकने लगा बुक, जो बुक ये चला रही थी सिलेबस का, तो इसको कम दाम में बिकने लगा बुक। तो जो रामजबाया कपूर उस टाइम पे ज्यादा में बेचता होगा तो वो खत्म हो गया उसका, तो मार्केट खत्म होने लगा यहाँ पे, इसीलिए ये गया था लेके। मेरा वायोलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट, तो ये 46 मतलब कि बिजनेस नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, यही सब। एल मतलब 30 होता है। ठीक है, अब हम समझ गए थे। थैंक यू केशव। बिना सुने थैंक यू सो